अपनी बातचीत करेंगे। आवाज क्लियर नहीं। आप लोग अपने अपने फोन बंद करें। डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ हाँ, अब क्लियर है। और विशेष वक्ता के रूप में आदरणीय श्री देवकांत जी पवार ये हमारे साथ जुड़े हैं। आप हिंदी ऑफिसर हैं, इंडियन बैंक से संलग्न रहे हुए हैं। हिंदी विषय पर आप अपनी बातचीत रखेंगे, विचार रखेंगे। तो प्रथम सत्र के हमारे संयोजक रहेंगे आदरणीय अवधेश कुमार जी सिन्हा, नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आइए सत्र का आरंभ करने से पूर्व आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम आदरणीय डॉक्टर मदन जी पोकर्णा जी से सादर अनुरोध करते हैं, सत्र की अध्यक्षता का कृपया स्वीकार करें और स्वीकृति प्रदान करें। मदन भाभी जी 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 आज्ञा शिरोधार्य है। जी धन्यवाद भाभी जी, बहुत अच्छा लगा। आज के प्रथम सत्र की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर मदन देवी पोकर्णा जी कर रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ हम लोग सस्वर सरस्वती वंदना आदरणीय श्रीमती शुभ्रा जी मोहंतो से सादर निवेदन अनुरोध करते हैं। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए स्वागत है शुभ्रा जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। ओके। आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपी विशालाक्षी वित्वं देहि नमस्तुते। वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे काटे अंधौर के बंधन स्तर काटे अंधौर के बंधन स्तर वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नभ विहाग वृंद को नभ पर नव स्वर दे वीणावादिनी वरदे
प्रिय स्वतंत्र रावे, अमृत मंत्र नवे, भारत में भरी दे वीणा वादिनी भरी दे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया शुभ्रा जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आइए, जैसा कि भाई और बहनों आप सभी जानते हैं, इस माह 2 जून को कादिमनी क्लब ने अपने 29 वर्ष पूर्ण कर तीसरे दशक में अर्थात 30वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो इसके लिए भी हम तहे दिल से संपूर्ण क्लब परिवार को हार्दिक बधाई ज्ञापित करते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय वक्तागण डॉक्टर सुनील जी पारक, आदरणीय पवार साहब, आपका तहे दिल से पटल पे स्वागत करते हैं और साथ ही समस्त क्लब के जो हमारे साहित्यकार गण हैं, लेखक गण हैं, कवयित्री गण हैं, उन सभी का दिल से स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अहिला मिश्र, हमारी क्लब अध्यक्षा जी से निवेदन करती हूँ, शब्द कुसुमों से सभी का स्वागत के लिए आपसे अनुरोध है। दीदी। परम श्रद्धेय डॉक्टर मदन देवी पोकरना जी आज 30वें वर्ष के प्रस्थान बिंदु पर अध्यक्षता कर रही हैं। वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हैं और जब कभी हमारे बीच आती हैं तो अध्यक्ष आसन को सुशोभित करती हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम आपका सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। आज चूंकि ये 30वें वर्ष के पड़ाव पर हमने पहला कदम रख दिया है और 30 वर्षों से निरंतर बिना कोई परिवर्तन के, चाहे कितनी भी झंझावात हमारे परिवार के वैयक्तिक जीवनों में आए, कहीं भी यह यात्रा रुकी नहीं है। प्रति माह तीसरे रविवार के दिन हमारी यात्रा निश्चित होती है। किसी का निजी दुख सुख है तो हम उसमें शामिल होते हैं, लेकिन यात्रा हम कभी भी नहीं रोक पाए हैं। यह सबसे बड़ी हमारे क्लब की उपलब्धि है। और इससे पहले कि मैं क्लब की ओर बढ़ूं, आपको देवकांत पवार जी और प्रिय डॉक्टर सुनील जो बेंगलोर में साहित्यिक संस्था का संचालन करते हैं और जो ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं, और उस जमाने से जब बेंगलोर चैप्टर का कहीं दूर तक पता नहीं था। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में ही सुनील पारिक जी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत उत्तम विचार थे और बहुत ही सम्मानीय, और साहित्यिक में एक बेंगलोर खंड से एक अच्छा नाम हमारे बीच है। हम बहुत ज्यादा परिचय देकर भी शायद उनका पूरा परिचय नहीं दे पाएंगे। अतः उन्हीं के मुंह से जब शब्द पुष्प झरेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस योग्यता के मालिक हैं। दूसरे हैं देवकांत पवार जी, जो हिंदी अधिकारी भी हैं और हिंदी पर पूरी क्षमता से जिनकी पकड़ है, मजबूत है। वो हैदराबाद के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आए और आते ही हैदराबाद के हिंदी जगत में उन्होंने दस्तक दी, प्रवेश किया और अपनी पहचान को मजबूती दी। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने एक पत्रिका निकाली यूनियन बैंक की, कोहिनूर, मैं अगर सही हूं तो। उस पत्रिका में हैदराबाद में चलने वाले कुछ साहित्यिक संस्थाओं का विवरण उन्होंने दिया। कहीं वो चूक गए, मैं क्षमा चाहते हुए बात कर रही हूँ। मुझसे बात की, हमारी कादम्बनी का ये एक प्रिंसिपल है कि हम बहुत कुछ अपने संबंध में नहीं बोलते, हम करते हैं। करने वाले लोग, हमारे पास जितने हमारे सदस्य हैं सब काम करते हैं और काम करके अपने काम का, अपने सहयोग का परिचय देते हैं। इसका सबसे बड़ा परिचय है, हम आपके समक्ष ये पत्रिका रख रहे हैं। ये पत्रिका हमने रजत जयंती मनाई थी
कादम्बनी क्लब हैदराबाद की। उस समय संस्मारिका लगभग 200 पृष्ठों की संस्मारिका हमने प्रकाशित किया और इस संस्मारिका में हैदराबाद की कहानी, हैदराबाद के साहित्यिक जगत की कहानी, हैदराबाद में हिंदी का प्रादुर्भाव और हिंदी साहित्य में कविता का योगदान, बहुत सारे विषय समेटे गए हैं। जहां हमारे क्लब के सदस्यों की रचनाएं हैं, उनका परिचय है, उनके संबंध में जानकारी है, वहीं हैदराबाद के साहित्य का विस्तार से साहित्यिक गतिविधियों का एक आकलन किया गया है सभी संस्थाओं का। जो संस्थाएं चल रही हैं, संस्थाएं हिंदी साहित्य के अंदर कुछ कर रही हैं, उन सबको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि काम होगा तो साहित्य बढ़ेगा और साहित्य हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। हमारे कादम्बनी क्लब ने एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर लगाया था। वह था 2 ही वर्ष हुए थे हमारी संस्था को आरंभ होके। सन 1994, 2 जून सन 1994 में साहित्य संस्था कादम्बनी क्लब, वास्तव में एक कादम्बनी क्लब आरंभ की गई राजेंद्र अवस्थी जी की बरगदी छाया में, और हैदराबाद में ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की बैठक हुई। उसी में उन्होंने कहा कि यहाँ भी कादम्बनी क्लब का चैप्टर आरंभ करो, कादम्बनी से इसको हम जोड़ेंगे और यहाँ के रचनाकारों की रचनाएं उनको पढ़ा के, उन पर बातचीत करके 5 रचनाएं चुन के भेजना, हम उसे कादम्बनी में प्रकाशित करेंगे। उस समय लगभग 15 लोग कादम्बनी जैसी ऊंची पत्रिका में हमारे हैदराबाद के साहित्यकार प्रकाशित किए गए। ये सबसे बड़ी साहित्यकारों के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया। और उसके बाद हमने एक हैदराबाद में हिंदी लेखिका, विशेष तौर से लेखिका का आकलन करने के लिए कि केवल कविता ही नहीं यहाँ लिखी जाती है, गद्य लेखन भी होता है। हमने एक कहानी संग्रह हैदराबाद से और हिंदी भाषी महिला हिंदी कथाकारों का कहानी संग्रह यहाँ से संकलित किया, संकल्पों के साय के नाम से, जिसमें कुल 18 महिला कथाकार ने इसके कार्य लिखे। ये दूसरा मील का पत्थर हैदराबाद कादम्बनी क्लब का है। हैदराबाद का कादम्बनी क्लब गीत संगीत का कार्यक्रम करता है, जो किसी और यहाँ के हिंदी संस्थाओं में नहीं होती है। और सुब्रा महंतो जी, उसके लिए हमने अपने क्लब की ओर से उन्हें कादम्बनी कोकिला के सम्मान से सम्मानित किया है। सुब्रा महंतो जी, पहले हम होली के अवसर पर एक गीतों भरी शाम का कार्यक्रम आयोजित करते थे। हमारे यहाँ अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी लगती है, उसमें हम अपने कादम्बनी क्लब की ओर से एक गीतों भरी शाम का कार्यक्रम हमारे लिए उनके पास निहित रखा था और हम वहाँ प्रदर्शनी मैदान में, प्रदर्शनी के लिए चिन्हित जगह में गांधी दर्शन मंडप के अंतर्गत ये कार्यक्रम निरंतर हम करते थे। हर वर्ष हमारा कादम्बनी क्लब गीतों भरी शाम का कार्यक्रम लेकर वहां जाता था। तीसरी उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि, अब इधर जब से कोरोना हुआ ये कार्यक्रम हमसे बिछड़ गया पुनः, और इसके साथ ही कुछ मेरे स्वास्थ्य में अंतर आ जाने से भी हम इस कार्यक्रम को ढंग पर नहीं ले गए। तीसरा कार्यक्रम हमारा है कि 30 वर्षों में हमारी कार्यकारी संयोजिका आपको बताएंगी कि 30 वर्षों में एक भी गोष्ठी, 30 वर्षों में भारतीय 36, 360 और कुछ विशेष गोष्ठी, 370, 371 गोष्ठी हम कर रहे हैं। 371 गोष्ठियों में हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम कितना भी कुछ हो जाए, हमारी संख्या 20 से नीचे नहीं उतरती है। और आज भी आप देखेंगे, अभी 11 और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 19 तो हम हो गए हैं। धीरे धीरे हम 20 की संख्या पार करते हैं, 20 की संख्या के नीचे नहीं आते। एक संस्था जो निरंतर 29 वर्षों से चल रही है, 30 वर्षों में पेश कर चुकी है, और निरंतर 20 साहित्यकार इसके हर माह की कमाई उपज है। संस्था का
ये बड़ा सा आवरण आपके सामने रखते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे यह एक बार आप सबों से क्षमा मांगते हुए सब कहना पड़ा। गोष्ठी में हमने नए साहित्यकारों को, रचनाकारों को न केवल पढ़ाया है, उन्हें राय दी है, उन्हें हमारी मैथिली भाषा के अनुसार मैं बोलूं तो उन्हें छीला है, चाचा है, माजा है और बहुत सुंदर से सजा बजा के जिस तरह मंडप सजाया जाता है, साहित्य मंडप को हमने इस तरह से सजाया है, संवारा है। और निरंतर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो कवि साहित्यकार, हम उनका सम्मान किए हैं। हमारे कादम्बनी क्लब की ये भी उपलब्धि है कि गोपाल दास नीरज हमारे मंच से कविता पढ़ के गए। देश के एक से बड़े साहित्यकार हमारे पास आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी रचना पाठ सुनते हैं। और यह काम एक दिन नहीं, एक साहित्यकार के साथ नहीं, देश के जाने माने सारे साहित्यकार, अधिकतर साहित्यकार हमारे पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और हम उन्हें हमारे सभी सदस्यों के साथ उनका सम्मान किए हैं। तीसरा हमारा चरण है कि हमारे पास हमारे अपने सदस्यों के अलावे भी जो चाहे पुस्तक लोकार्पण कर सकते हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका पुस्तक लोकार्पित होता है और पूरे सम्मान के साथ हम मंच सजाकर उनके पुस्तक का लोकार्पण, उस पर बातचीत, उसकी समीक्षा, उसका परिचय और उस पर और अगर कोई राय भी है तो हम उन्हें अच्छी राय देकर उन्हें हम विभूषित करते हैं। ये सारे काम हम निरंतर करते हैं और फिर हम कहीं कुछ ये नहीं बताते कि हम बहुत कुछ किए। हाँ, साहित्य के लिए जितना किया जाए थोड़ा सा, ये गिलहरी का योगदान हमारा जरूर है साहित्य के साथ, और ये हम यही गिलहरी का योगदान देते हुए निरंतर साहित्य को दक्षिण के द्वार हैदराबाद में चिरजीवी बनाने की ओर अग्रसर है। और सदा हम रहे नहीं रहे, हमारी ये कादम्बनी क्लब हमारे सदस्यों की आस्था, समर्पण और निष्ठा के कारण ये ध्वज कभी नहीं रुकेगा, सदा लहराएगा। ये परिचय मुझे देना था हमारे कादम्बनी क्लब का, क्योंकि हमारे दोनों व्यक्ति नए हैं, बाहर से हैं और उन्हें हमारी संस्था की जानकारी देना मेरा धर्म बनता है। अतः कुछ समय मैंने ज्यादा लिया। आज भी हमारे बीच दो धुरंधर हैं, एक हिंदी के बहुत ही योग्य और समर्थक अधिकारी देवकांत पवार जी, और दूसरे हैं सुनील पाटिल जी, जो हिंदी का ध्वज लेके पूरे देश में घूमते हैं। दक्षिण से हिंदी कैसी है, दक्षिण में कहाँ है, ये सबको बताते हैं। तो आइए हम आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और पूरे संस्था के सदस्यों की ओर से आप सबको का सादर अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। और एक और बात, हमारे बीच प्रदीप जी पहली दफा आज उपस्थित हुए हैं। दुख ये है कि वे हमको छोड़कर, शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा था, एक बार आइयो जरा। ठीक है। हाँ जी सर, हमारे बताइए। शहर किसकी आवाज आ रही है मीना? नहीं, पता नहीं दीदी। हाँ, किसी की आवाज। तो प्रदीप देवी शरण भट्ट जी, आज आपका स्वागत भी है। शुक्रिया। और अगर जुलाई में आप रहते तो हम आपको ससम्मान आपकी विदाई हैदराबाद से करते, ताकि आप जहाँ रहें हमसे जुड़े रहें। ये इतनी गर्मी में हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। अब मेरी उम्र ये नहीं कहती है कि मैं भाग दौड़ करूं और कार्यक्रम कर पाऊं, इसीलिए हमने, और से भी पहले भी हमने समर, खासतौर से ग्रीष्म के समय हमेशा 4, साढ़े 4, 5 बजे से गोष्ठी शुरू की और बहुत संक्षिप्त समय में गोष्ठी करते हैं। लेकिन ये गोष्ठी मुझे बड़ी करनी थी, क्योंकि हमारे 30वें वर्ष में हमारा पदार्पण हो चुका है। तो हमने आज 3:30 बजे से समय रखा है और आप सबका सहयोग सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है। तो हमारे अभी 8 व्यक्ति हैं, 15 लोग और जुड़े हैं, कुल हम 23 की संख्या पूरी कर चुके हैं। और हम, मुझे लगता है कि ये 30 तक जाएगी। 30वीं गोष्ठी में 30 की संख्या होनी चाहिए। मीना जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, क्योंकि मैं तो चाबी मीना जी ही चलाती हैं, गाड़ी की चाबी घुमाती हैं तो गाड़ी चलती है। मीना जी का जो सहयोग है वह
अतुलनीय है। हमारे प्रवीण प्रणब जो माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर और हमारे ये ऑनलाइन कार्यक्रम के की पॉइंट हैं, वो अभी भी कहीं बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे संगोष्ठी के संयोजक अवधेश सिन्हा जी, आपने सुन ही लिया है कि वो माफी चाहते हुए भी हमने उनसे कहा कि नहीं आपको जुड़ना है, और वो जुड़े हुए हैं। और अब मैं आपके पुनः स्वागत सम्मान के साथ यह जिम्मेदारी अवधेश जी को सौंपती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज वक्ताओं को आमंत्रित करें। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए एलिया जी। अधिक समय लिया इसके लिए क्षमा, लेकिन इसकी आवश्यकता थी मुझे। आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अवधेश जी कहाँ हैं, आइए। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अवधेश जी आते हैं तो बोलिए। श्योर, सबका आपका आभार है। मैं 17 साल दिल्ली छोड़ोगे तो दिल्ली तो छुट्टी नहीं, ऐसी हैदराबाद भी मुझसे छुटने वाला नहीं है। आप जब भी याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं ज्यादा समय से नहीं, क्योंकि मेरी 6 बजे ट्रेन है काचीगुड़ा से, मेरी परसों पुस्तक का लोकार्पण है, तो मैं सिर्फ 5 बजे तक जुड़ पाऊंगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो मैं 5 बजे तक अवेलेबल हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत भी है, और हम ऑनलाइन आपकी विदाई आज कर रहे हैं, ऑफलाइन विदाई बाद में करेंगे। जी। अवधेश भाई नहीं आए मम्मी, तब तक इंदु सिंह जी जुड़ी हैं, मीना दीदी। इंदु सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, भगवती अग्रवाल जी हैं, सबका स्वागत है। वेंकटेश्वर राव जी हैं। अरे वेंकटेश्वर राव जी नमस्कार भाई, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। नमस्ते। दीपा जी हैं, दीपा कृष्णदीप जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्योति नारायण जी हैं, स्वागत है ज्योति नारायण जी। आशीष नैथानी जी हैं। आशीष नैथानी फ्रॉम बॉम्बे। और हमारे बहुत पुराने सदस्य, उनकी नई किताब आई है, शब्द जिक्र करता है। प्रणाम है। और बधाई हो। हमारे हैदराबाद से ही रिलीज हुई थी उनकी दूसरी किताब। हमारे फेसबुक पर चमक रहे हैं, मुझे मिल भी गई है, किताब हम तक पहुंच गई है। मैं तो समझ रही हूँ कि शायद हम चर्चा भी रखें इस पुस्तक पे। जरूर। रमा बहेड़ जी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका कैमरा ऑफ है। वो मकसम से जुड़ी हुई हैं, और हमारे कादम्बनी क्लब की भी सदस्य हैं रमा बहेड़ जी। नमस्कार। 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 मंच को सादर नमन करती हूँ। स्वागत है रमा जी, स्वागत है जी। सर्वप्रथम मुझे ही बोला है, आभार व्यक्त करती हूँ। इंदु जी आपका भी स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी। जी, अभी मेरी सिर्फ साझा संकलन ही अभी प्रकाशित हुई है, 3, और एक अपराजिता, एक तनया, और एक है जज्बातों के सफर में कुछ कहानियां हैं लघु कथाएं। अभी मेरी अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित है। अधिक परिचय क्या दूं? अध्यापिका हूँ जी, LMG हाई स्कूल कादम्बनी परिवार की सदस्य है। जी, बहुत बहुत आभार। नहीं आ विषय पर होगा क्या? नहीं, मैं सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर सुनील पारिक जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हिंदी कविता और कर्नाटक साहित्य में हिंदी पर अपनी बात हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर सुनील पारिक, बंगलौर ज्ञानोदय संस्था के प्रवर्तक और अध्यक्ष। जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी आवाज पहुंच रही है ना मैडम? जी हाँ, आ रही है। ठीक है। तो बहुत ही अद्भुत है। सर्वप्रथम तो 30 साल तक कार्यरत है, और मुझे लगता है कि ये निरंतर रहेगा। कादम्बनी क्लब का यह कार्य है, बहुत ही सराहनीय है। और आज का ये कार्यक्रम है 371वां कार्यक्रम। ये देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत अद्भुत है, क्योंकि
इतने कार्यक्रम करना कोई एक सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए मैं कादम्बनी क्लब के अध्यक्ष आदरणीय मेरी माता समान है अहिल्या मिश्रा, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा मैडम जी को एवं सभी सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज के विशेष वक्ता श्री देवकांत पवार जी हैं और आज की अध्यक्षता आदरणीय मदन देवी मैडम जी हैं। आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी हैं और सभी प्रतिभागियों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। क्षमा चाहूंगा कि मैं बेंगलोर में तो नहीं रहता हूं। मैं आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर बेलगांव है, बेलगांव कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक बेलगांव में रहता हूं। तो यहीं से मैं हिंदी की सेवा करता हूं और मुझे आदरणीय मेरी माता समान अहिल्या मिश्रा मैडम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो उनके आशीर्वाद से मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं और हिंदी की सेवा के प्रति निरंतर तत्पर रहता हूं। सर्वप्रथम तो मैं कर्नाटक में हिंदी की स्थिति कैसी है और क्या होनी चाहिए इस पर थोड़े विचार रखूंगा। उसके बाद कर्नाटक की जो स्वाभाविक भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में कुछ विचार रखूंगा और उसके बाद हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है कन्नड़, उस कन्नड़ भाषा के बारे में दो चार विचार मैं आपके सामने रखूंगा। तो सर्वप्रथम तो भारत स्वतंत्र हुआ पर शैक्षिक जो शिक्षा पद्धति कैसी हो यह बहुत बड़ी समस्या थी और इसी समस्या से कर्नाटक भी जूझ रहा था। भारत में एक सूत्र शिक्षा पद्धति के बारे में अनेक समस्याएं थी, हम सब जानते हैं। तभी 1957, 61, 64 में जो कोठारी आयोग एवं मेहता आयोग का गठन भी हुआ और उनके द्वारा सूचित त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण भी करने लगे। उस त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या था कि मातृभाषा तो सर्वप्रथम भाषा होगी, उसके बाद द्वितीय भाषा के रूप में एवं तृतीय भाषा के रूप में उन्होंने वहां पर रखा था कि अंग्रेजी को एवं हिंदी को, इस तरह उन्होंने वहां पर रखा था। लेकिन देखिए विडंबना कैसी होती है, कर्नाटक में क्या हुआ कि मुझे लगता है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति चल रही है। अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया जी। लेकिन देखिए मैडम जी, यहाँ पर भी हिंदी के साथ यहाँ तो अन्याय हो ही गया। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि एक 10 साल से हो गए, हाँ 10 साल अभी नहीं हुए, 7-8 साल हो गए। क्या हुआ है कि कर्नाटक में पहली कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई जा रही है। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में तो पहले से पढ़ाया जाता था, अभी सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी विषय को पहली कक्षा से पढ़ाई जा रही है। पर देखिए हिंदी को मात्र 6वीं कक्षा से पढ़ाई जा रही है। देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हमारे आंखों के सामने है। हम लोग अनुभव कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शासन है, हम सरकारी नौकरी में हैं। तो ये सब चल रहा है और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग आवाज तो उठाते हैं लेकिन खुलेआम तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन काम तो हो रहा है, देखेंगे आगे। हम सब जानते हैं कि हिंदी एक विश्व भाषा के रूप में आज मान्यता प्राप्त की है। पर देखिए विडंबना कैसी है, भारत में ही अहिल्या मिश्रा मैडम जी बहुत अच्छे ढंग से इसको जानते हैं और सरकार के सामने, शासन के सामने इसका प्रस्ताव उन्होंने किया है कि विश्व भाषा के रूप में हिंदी है आज, पर राष्ट्रभाषा के रूप में अभी हिंदी को स्थानमान जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और जब तक हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं मिल पा रहा है तो राज्यों में भी यही स्थिति मुझे लगता है कि आगे बढ़ती ही जाएगी। और मुझे लगता है कि भाषा, प्रेमचंद जी कहते हैं, प्रेमचंद जी का एक वाक्य है, भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है। देखिए एक भाषा ही
राष्ट्र साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शों की सृष्टि करती है। देखिए इतना सब कुछ जानते हुए भी हम राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, यह भी हम जानते हैं, पर फिर भी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है उनकी एक राष्ट्रभाषा है, पर भारत एक ऐसा राष्ट्र है। देखिए ये बहुत दुख होता है और मुझे लगता है कि इसका अनुभव हम सभी लोग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं मैडम जी, अभी मैं और एक विषय आपके सामने रखूँ ना, मुझे लगता है कि यह कर्नाटक में भी ऐसा ही हो रहा है, और मुझे लगता है कि तमिलनाडु, आंध्र हो, आपका तेलंगाना, या तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हो, सभी राज्यों में एक हो रहा है कि हिंदी के साथ देखिए 10वीं कक्षा तक, यानी 6वीं से 10वीं कक्षा तक हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी को ऐच्छिक रूप में रखा जा रहा है। हिंदी को ऐच्छिक रूप में, तब क्या करते छात्र बच्चे ऑटोमेटिक हिंदी को छोड़ ही देते हैं, हिंदी को विषय नहीं लेते हैं, वहां पर भी हिंदी का हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और एक बात यहाँ है कि कर्नाटक में अधिकतर जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है, जिन्हें हम अनुदानित विद्यालय कहते हैं। वहां पर कुछ, मुझे लगता है कि 50% कॉलेजों में हिंदी है, पर देखिए जहां पर भी मुझे लगता है कि 10% भी सरकारी महाविद्यालयों में हिंदी नहीं है। यहाँ तक भी मैं जहां पर हूँ, बेलगांव में एक यूनिवर्सिटी है, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी। देखिए एक यूनिवर्सिटी है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हिंदी बेलगाम में चलती है, और बेलगाम में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अभी तक हिंदी विषय नहीं है। देखिए कितनी बड़ा बना है, बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि शासन भी और सरकार भी इस पर, यानी इसकी ओर ध्यान उनका खींचना चाहिए, उनके ध्यान में आना चाहिए। तो हम लोग हिंदी की रोटी खा रहे हैं, तो हिंदी का प्रचार प्रसार, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हिंदी का प्रचार प्रसार हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए, बाद में वो समाज में जाएगा ही, राज्य में जाएगा, देश में जाएगा ही। हमारे बच्चों को हमें हिंदी सिखाना चाहिए, और हम सिखाते हैं, हम तो सिखाते हैं हम लोग, लेकिन बाकी लोगों को भी यह काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम हिंदी की रोटी खा रहे हैं, अंग्रेजी की होड़ हम सबको हैं, पर मुझे लगता है कि अंग्रेजी जैसी एक मूर्ख भाषा और कोई नहीं है, ये भी हम जानते हैं, पर क्या करें, हम सब जानते हैं कि वो एक विश्व भाषा है। अगर हम अंग्रेजी को जानते हैं तो विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप हिंदी भी जानते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि 200 देशों में, 200 राष्ट्रों में हिंदी को जानने वाले हैं, हिंदी को समझने वाले हैं। मैडम जी ने भी मुझे बात अपने एक चैनल में, आपने एक इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था, वहां पर भी इस बात को आपने रखा था, मुझे बहुत याद है। और एक बात मैडम जी, यहाँ पर अध्यापकों को भी इस तरह अन्याय हो रहा है कि माध्यमिक या तो प्राथमिक या तो माध्यमिक स्कूलों में जो अध्यापक हैं, उन्होंने हिंदी विषय को लेकर अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि MA, MPhil, PhD सब कुछ, लेकिन उनको पदोन्नति हिंदी में नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं है ना विषय महाविद्यालयों में। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे हिंदी अध्यापकों के साथ और हिंदी विषय के साथ। तो मैं यहाँ पर कुल मिलाकर यही कहूंगा कि जब तक हिंदी की स्थिति नहीं सुधारेगी, तब तक मुझे लगता है कि राष्ट्र स्तर पर हमारे छात्र, हमारे बच्चे, हमारे स्वयं के बच्चे ये छा नहीं सकेंगे। क्योंकि जब तक देखिए CET का एग्जाम हो, या तो कोई भी केंद्र सरकार कोई भी परीक्षाएं हो, हिंदी में होती है, अंग्रेजी में होती है। हम तो अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं जानते हैं, तो हिंदी इतनी सरल भाषा है ना, इतनी सुंदर भाषा है, तो इसको समझिए, इसको पढ़िए, इसको सीखिए, तब आप, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राष्ट्र स्तर पर आप चमकेंगे। अब मैं कुछ एक बातें हमारे कर्नाटक राज्य, क्योंकि मुझे बहुत अभिमान है, मैं कर्नाटक में हूँ, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। कर्नाटक इतना सुंदर राज्य है, देखिए राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थानमान जो प्राप्त है वह बहुत ही विशिष्ट है। उसी विरासत के धरोहर पर यह वैविध्यपूर्ण राज्य बन गया है।
कर्नाटक एक वैभवशाली राज्य है। सुंदर भौगोलिक स्वरूप, भू संपदा, वनस्पति संपदा, प्राणी वर्ग, नयन मनोहर झरने हैं, नदियां, सरोवर, खनिज संपदा। जो खनिज संपदा है ना, यहाँ पर देखिए हमें गोल्ड मिलता है, यानी सोना भी मिलता है यहाँ पर। कर्नाटक में बेल्लारी है। जी, कोलार में। तो इतनी वैभवपूर्ण हमारा राज्य है, फिर भी साहित्य, कला, संस्कृति, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध पावन पुण्य तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सब ने कर्नाटक को स्वर्ग सा बना दिया है। अब मैं अभी हमारे साथ आदरणीय हमारे देवकांत जी है, उन्हीं की बैंक ने, यूनियन बैंक ने एक कर्नाटक विशेषांक एक पत्रिका निकाली थी। तर आपको याद होगा, यूनियन धारा है पत्रिका, बहुत सालों पहले। तो उस पत्रिका में एक विषय आया था, देखिए, भारत के दक्षिणतम हिस्से में बसे इस प्रदेश की संस्कृति, प्रकृति तथा ऐतिहासिक धरोहर इसे सबसे अलग राज्य बनाती है। यह सुंदर तथा विशाल कृषि प्रधान राज्य है। हमारा कर्नाटक कृषि प्रधान राज्य ही है। वो अलग बात है, बेंगलोर में जो हम आईटी का जो हब मानते हैं उसको, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर 70 तो 80% हमारे जो गांव हैं वह कृषि प्रधान गांव ही हैं। आजादी से पूर्व इस राज्य का नाम मैसूर हुआ करता था। पश्चिम, हमारे कर्नाटक के पश्चिम में अरबी समुद्र है, उत्तर पश्चिम में गोवा। जहां पर मैं हूं ना, अभी जहां मैं बैठा हूं ना, मेरे सामने पश्चिम दिशा है। इस पश्चिम दिशा में गोवा राज्य बसा है, और जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ मेरे राइट की ओर यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है, यानी उत्तर है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से मेरे राइट की ओर उत्तर है, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। और उसी तरह दक्षिण पूर्व में आप जानते हैं कि तमिलनाडु है, और दक्षिण में केरल है। ये जो सभी राज्य हमारे कर्नाटक से यानी सीमा पर है। इसीलिए कर्नाटक में क्या हुआ है कि हम कई भागों में, कई प्रदेशों में, जैसा कि तमिल भाषा जानने वाले हैं, तेलुगु जानने वाले हैं, मलयालम जानने वाले हैं, और कोंकणी, गोवा में जो भाषा चलती है कोंकणी भी हमारे जो बेलगाम में है ना, बेलगाम के हम पश्चिमी ओर जाएंगे ना, तो वहां पर जो खानापुर एक तहसील है, खानापुर तहसील में, पूरे तहसील में मान लीजिए कि 80 से 90% लोग कोंकणी भाषा जानने वाले हैं। तो इस देखिए, भाषा का यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं उठती है। हमारे बेलगाम में तो हिंदी, कन्नड़, मराठी, ये त्रिवेणी भाषा का सूत्र यहाँ पर चलता है। त्रिवेणी जो नदी है, उस तरह यहाँ पर ये 3 भाषाएं तो चलती ही हैं। अंग्रेजी तो है, उसकी बात तो अलग है। पर जो विभिन्न हमारे जो राज्य है, यहाँ पर एक विजयनगर साम्राज्य होकर गया। उसका एक बहुत प्रसिद्ध राजा था कृष्णदेव राय, आप जानते हैं। कितना वैभवशाली राज्य हमारा था। आंध्र में भी रहे हैं कृष्णदेव राय। जी, हमारा राज्य कितना वैभवशाली था। वहां पर भरे बाजारों में हीरे जवाहरात और रत्न मोती शेर से बिका करते थे। देखिए कैसा माहौल था वहां पर उस समय। इसीलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता था। हमारे जो विजयनगर साम्राज्य था उस समय, उसको गोल्डन एज कहा जाता था। इतनी बड़ी हमारी वैभविक स्थिति थी। और आज तो हम जानते हैं कि जो राजकीय स्थिति हो तो या तो आर्थिक स्थिति हो, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुधर जाएगा सब कुछ, और जो पहली की जो स्थिति थी वो फिर से अमल में आ जाएगी। और आगे में चलकर मैसूर, हुबली, शिवमोगा, जो ये 3 जिले हैं, यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। और हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध एक त्योहार होता है, आप जानते हैं कि दशहरा त्योहार, बहुत बड़ा त्योहार। हाँ, बहुत बड़ा त्योहार। जी, बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, जड़ी बूटी भी हमारे भरपूर मात्रा में यहाँ पर कर्नाटक में मिलता है। धारवाड़, विजयपुर, कलबुर्गी जैसे यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, बहुत ही उत्कृष्ट है। कर्नाटक के आप जानते हैं कि मडिकेरी, चिकमगलुरु, कुर्ग, आगुंबे,
यहाँ पर हम हिल स्टेशन जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि स्वर्ग हमें महसूस होगा। ऐसे हिल स्टेशन यहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, मंगलुरु, उडुपी और कारवार में जो ये जो 3 नगर हैं, ये 3 नगर सागरीय तट पर इन बसे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नगर हैं, आप जानते होंगे। यूं तो कर्नाटक की प्रमुख भाषा कन्नड़ है, हम जानते हैं। और दक्षिण में कन्नड़ के अलावा हम जब उडुपी में जाएंगे, वहां पर उडुपी और मंगलुरु में जाएंगे तो वहां पर तुलु भाषा एक होती है, बहुत ही एक सुंदर भाषा होती है। यानी कन्नड़ और तेलुगु जो भाषा है ना और तमिल भाषा है ना, उससे मिलती जुलती भाषा है तुलु भाषा। ये भी भाषा हमारे यहाँ चलती है। और कर्नाटक का इतिहास अत्यंत वैभवशाली एवं गौरवशाली हम जानते हैं। यहाँ राजा कृष्णदेवराय था। और अब मैं कन्नड़ भाषा एवं साहित्य के बारे में एक कुछ विचार आपके सामने रखूंगा, जो कि कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय स्थानमान प्राप्त हुआ है। देखिए, हमारी तमिल भाषा को भी शास्त्रीय स्थानमान प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ हमारे कन्नड़ भाषा को भी शास्त्रीय स्थानमान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। और शास्त्रों में इसका संदर्भ दिया गया है, इसीलिए इसको शास्त्रीय स्थानमान प्राप्त हुआ है। भारत के साहित्यिक इतिहास में कर्नाटक कन्नड़ साहित्य का प्राचीन काल से ही अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। श्री विजय द्वारा लिखित कविराज मार्ग उनकी एक पुस्तक है। उस कृति में कन्नड़ का प्रथम साहित्यिक कृति माना जाता है। अब हमारे देखिए आदिकाल से ही जैसे कि हम जानते हैं कि पंप, रन्न, राघवांक, कुमार व्यास, लक्ष्मीश, बसवन्ना, हम जानते हैं कि बसवन्ना जो आज मोदी जी भी बसवन्ना को, यानी भगवान बसवन्ना को मोदी जी भी मानते हैं। और आज उन्होंने इंग्लैंड में भी उनकी प्रतिमा स्थापित हुई है। अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु सर्वज्ञ है, और पुरंदर दास है, कनक दास है, मुद्दन्ना जी है, BM श्रीकंठಯ್ಯ है, और चन्नवीर कन्वी है, कुवेंपु, द.रा बेंद्रे, G.S. शिवरुद्रप्पा। इन सभी साहित्यकारों ने कन्नड़ भाषा को एवं कन्नड़ साहित्य को अत्यंत श्रीमंत बनाया है। बहुत ही समृद्ध हमारा साहित्य भी है और भाषा भी है। और भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार, जी मैं गलत नहीं हूं तो एक क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ है, लेकिन हिंदी के बाद सर्वाधिक यानी 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ भाषा के साहित्य को प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा के लेखकों को दिया गया है। जी। और इसीलिए मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह हम प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं, और उनके उपन्यास पढ़ने के लिए हम जानते हैं कि दुनिया के कई सारे साहित्यकार, रचनाकार या तो पाठक वर्ग हिंदी भाषा को सीखते हैं, उसी तरह कन्नड़ भाषा का साहित्य अत्यंत श्रेष्ठ है। और ये तो हैं, कुवेंपु है और G.S. शिवरुद्रप्पा है, ये तो हमारे राष्ट्र कवि हैं। इसके साथ साथ अभी भी जो हमारे बीच में है डॉक्टर S.L. भैरप्पा जी हैं। उनके कन्नड़ के उपन्यास इतने मशहूर हैं, इतने प्रसिद्ध हैं। कन्नड़ के उनके उपन्यास पढ़ने के लिए अनेक साहित्यकार, अनेक रचनाकार जो हिंदी भाषा के या तो अलग अन्य भाषा के हैं, वे कन्नड़ भाषा सीखते हैं। देखिए, इतनी बड़ी भाषा हमारी है, इतना बड़ा साहित्य हमारा है, और प्रभावी साहित्य है हमारा कन्नड़ का। और कुवेंपु जी विरचित उनके द्वारा रचित जय भारत जननी तनुजाते जय हे कर्नाटक माते, इनकी रचना है। यह हमारा राजगीत है, हमारा राजगीत है, कर्नाटक का राजगीत है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। ऐसा एक गीत हमारा है। इस तरह कर्नाटक भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और साहित्यिक सभी दृष्टि से अत्यंत संपन्न भरित राज्य है। कर्नाटक यानी ऊपरी प्रदेश में रहने वाला हमेशा है। ऊपरी प्रदेश में ऊपरी जो लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि समृद्ध है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी। हम जानते हैं कि कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे देवालय हैं, मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं,
और कई मंदिर तो लोग कहते हैं कि एक जीवंत मंदिर होते हैं, वहां पर हम जाएंगे ना कुछ हमें प्राप्त हो ही जाता। ये तो धार्मिक दृष्टि है, हमारा धार्मिक विश्वास है, ये बात अलग है। यहाँ सभी जाति और एक यहाँ सभी जाति यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोलने वाले हैं, मराठी भाषा बोलने वाले हैं। बेंगलोर में जाएंगे तो कन्नड़ से ज्यादा तमिल और तेलुगु बोलने वाले लोग हमें वहां पर मिलते हैं, एक बेंगलोर में ही, जहां पर 2 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 2 करोड़ लोग बेंगलोर में, एक नगर में ही। वहां पर सभी भाषा और हम जानते हैं कि हिंदी के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे रचनाकार वहां पर आकर बसे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम बेंगलोर में, वो जो कन्नड़ के लोग नहीं है, जहां हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पंजाब से और गुजरात से आकर बसे हुए हैं, वे सभी लोग हर महीने या तो हर रविवार, हर हफ्ते एक ना एक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इन्हीं के कुछ ना कुछ हिंदी के प्रति हो रहा है, हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, कर्नाटक में, बेंगलोर में हो रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपके बसव राज पर लिखने वाले हमारे प्रभाशंकर प्रेमी जी, अभी मैं उनका उल्लेख करने वाला हूँ, समर्थक हैं जी, अभी मैं उनका उल्लेख करने वाला हूँ। ये तो हम हमारे प्राचीन काल से जो साहित्यकार थे और जो मध्यकाल के साहित्यकार थे, उनके बारे में मैंने बताया। अब कुछ आज भी हमारे बीच में है, आज भी हिंदी में उनकी मातृभाषा कन्नड़ है पर हिंदी में लिख रहे हैं। ऐसे कुछ साहित्यकारों के नाम आपके सामने रखूंगा। और अंत में एक रचनाकार, आपके यूनियन बैंक में ही एक कर्मचारी थे, उनकी एक रचना मैं आपके सामने रखूंगा और मेरी बातों को मैं विराम दूंगा कि प्रभाशंकर प्रेमी जी हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उनकी कई रचनाएं कई पाठ्य पुस्तकों में लगी हुई हैं। सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, अलग राज्यों में भी उनकी रचनाएं लगी हुई है। आज भी हमारे साथ है बेंगलोर में एक संस्था, बसव समिति एक संस्था है, वहां पर वे जितने भी वचन साहित्य है हमारा, बहुत ही समृद्ध वचन साहित्य है कर्नाटक का, बहुत विस्तार, जी, उन वचन साहित्य का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और उच्च वचन साहित्य को आदरणीय अध्यक्ष हैं उसके अरविंद जत्ती जी, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को सौंपा है। और आदरणीय मोदी जी आज उस वचन साहित्य को, मुझे लगता है कि कई राज्यों में, कई देशों में जाकर उनके राष्ट्रपतियों को और उनके अध्यक्ष जी को उन्होंने समर्पित किया है। ये हमारा वचन साहित्य है, इतना श्रेष्ठ साहित्य है वचन साहित्य। तो वचन साहित्य को इन्होंने हिंदी में, संपूर्ण वचन साहित्य को हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी जी ने। डॉक्टर बी निर्मला जी है, आप जानते होंगे, श्रीमती अनुराधा जी मैडम जी हैं, और डॉक्टर अरुणा हिरेमठ जी हैं, डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी हैं, डॉक्टर यसे मंजुनाथ जी, आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रखर रूप से लिख रहे हैं, डॉक्टर यसे मंजुनाथ जी हैं। और अभी फिलहाल में ही जो कर्नाटक विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा भट्ट जी हैं और डॉक्टर मंगला मुम्मीगट्टी जी हैं। और आज के तारीख में जो विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीताराम पवार जी हैं। ये सभी बहुत ही प्रखर रूप से लिखते हैं। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के आपके हैदराबाद में थे, केरल में हैं जो मंजुनाथ अंबी जी हैं,